अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग MCQs विद मती खान। आज की इस वीडियो में हम फोर्स एंड मोशन के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फोर्स एंड मोशन के दो वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग वहां पर जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं। ये फोर्स एंड मोशन की थर्ड वीडियो होगी। यहाँ पर हम फोर्स एंड मोशन के MCQs को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट MCQs को डिस्कस करते हैं। विच लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस फोर्स? कौन सी लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करती है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या तमाम लॉज फोर्स को डिफाइन करती है? तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है। विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ अ कार दैट इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड with a uniformly increasing speed? एक कार है जो एक रोड पर, स्ट्रेट रोड पर जा रहा है और इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। एक कार है जो स्ट्रेट रोड पर जा रहा है और इसकी स्पीड वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। तो कौन सी ग्राफ इस कार को रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पर स्पीड की बात की जा रही है तो यहाँ पर पहले से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दो ग्राफ से, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ आ जाए तो यहाँ पर वेलोसिटी का जिक्र आएगा। तो ये दोनों ग्राफ में से यहाँ पे से कोई ग्राफ नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इन दोनों में से देख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात की गई है, स्ट्रेट लाइन और इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। तो ऑप्शन ये इज करेक्ट। जब एक कार इंक्रीजिंग स्पीड के साथ स्ट्रेट लाइन पर जा रही हो तो ऑप्शन ये इज करेक्ट। ग्राफ इस तरह बनेगी। थर्ड MCQs को डिस्कस करते हैं। A shell explodes into 4 unequal parts. Which one of the following is conserved? एक गोला है आपके पास, अगर वो 4 unequal parts पर, यहाँ पे देख लें, एक गोला है आपके पास 4 unequal parts पे, अगर वो फट जाए और 4 unequal parts में वो डिवाइड हो जाए तो कौन सी चीज़ कंजर्व रहेगी, कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी? पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी या बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी जो है उसकी चेंज हो जाएगी, मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। और तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों चेंज हो जाएगी। मोमेंटम वो वाइड चीज़ है जो चेंज नहीं होती। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 4। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। 2 पॉइंट्स है आपके पास, ये पॉइंट A, ये जो है पॉइंट B, इसके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाए 2 पॉइंट्स के दरमियान, यानी कि उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन B होगी तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे और इसी को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट होगा। नेक्स्ट MCQs करने से पहले आप लोग वीडियो को फास्ट करें और पहले खुद से हल करने की कोशिश करें और बाद में मेरे ऑप्शन के साथ कंपेयर करें कि ठीक है या गलत है। तो नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फॉल्सिफाइड, यानी कि न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ किस थ्योरी को गलत साबित करती है? गैलीलियो थ्योरी, एरिस्टोटल, आइंस्टाइन या मैक्सवेल्स? न्यूटन की जो फर्स्ट लॉ है वो एरिस्टोटल थ्योरी जो है उसको गलत साबित करती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 6। When an object moves on a circular path and comes back to its initial position, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे और अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाए, फर्ज के इसका इनिशियल पॉइंट है, ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करता है और वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ जाता है तो फिर क्या होता है? ओनली इट्स डिस्टेंस इज ज़ीरो, ओनली इट्स डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, या दोनों ज़ीरो होंगे या इन दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो तो वहाँ पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो होती है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
MCQs number 7. What is the FPS unit of displacement? डिस्प्लेसमेंट की FPS यूनिट क्या है? किलोमीटर, मीटर, फुट या पाउंड? डिस्प्लेसमेंट की जो FPS सिस्टम है वो फुट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सेलरेशन, नेक्स्ट MCQ है एक्सेलरेशन ऑफ रूलिंग ऑब्जेक्ट इज 0 एट डैश पॉइंट ऑफ इल। आपके पास एक पहाड़ी है, ये अगर एक पहाड़ी हो तो किस पॉइंट पर ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट है, ये लोवेस्ट पॉइंट है, किस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 होगी? हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट, मिडल पॉइंट, या इनमें से कोई नहीं। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो है एक्सेलरेशन 0 होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट जी। तो नेक्स्ट MCQs को मेरे करने से पहले आप लोग वीडियो को फास्ट करें और पहले से खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में मेरे ऑप्शन के साथ अपने ऑप्शन को कंपेयर करें। चलो तो देखते हैं। अ मैन इन अ कार मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज। एक शख्स एक कार के अंदर बैठा हुआ है और वो कार 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो इस कार के लिहाज से इस शख्स की स्पीड क्या होगी? अगर हम इसको ड्रा करें, अगर ये वो शख्स है और एक कार है, ड्राइंग सही नहीं आ रहा है उसके लिए माजरत, और इसकी स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। तो इस कार के लिहाज से इस शख्स की स्पीड क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड, 36 मीटर पर सेकेंड, 0 या इनफाइनाइट? तो कॉमन सेंस की बात है, अगर ये शख्स इसी कार के अंदर बैठा हुआ है तो शख्स इस कार के लिहाज से रेस्ट की हालत में होगा, यानी कि इसकी स्पीड 0 होगी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQs को देखते हैं। MCQs नंबर 10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर अर्थ इज, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होती है वो अर्थ के करीब यानी कि ग्राउंड के करीब वो कितनी होती है या क्या होती है, किस तरह होती है? नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस या डिक्रीजिंग विद टाइम? नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं होती हैं, यूनिफॉर्म होती है, यानी कि नियर द अर्थ एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी की वजह से यूनिफॉर्म होती है, और डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज होती है, और डिक्रीजिंग विद टाइम इंक्रीज होती है विद टाइम। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQs नंबर 11। न्यूटन सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स। पहले से खुद हल करने की कोशिश करें, बहुत ही आसान सा MCQs है। उम्मीद है आप लोगों ने फास्ट किया होगा और पहले खुद ट्राई की होगी। तो देखते हैं, यानी कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ स्टेट कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि किस क्वांटिटी में चेंज इक्वल होता है एक्सटर्नल फोर्स के? वेलोसिटी में चेंज, मास में चेंज, मोमेंटम में चेंज या पोजीशन? वर्क के साथ साथ मोमेंटम में चेंज जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उम्मीद है आप लोगों ने भी ये ऑप्शन लिखा होगा। नेक्स्ट MCQs को डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 50 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड में चेंज हो गया है कि 20 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 50 मीटर पर सेकेंड होगी 5 सेकेंड में। व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके दरमियान कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हो गया, एक्सेलरेशन क्या होगी? तो फार्मूला ड्रा करते हैं एक्सेलरेशन की। ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, डेल्टा वी अपॉन टी, वी अपॉन टी वी एफ माइनस वी आई फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी जो है हमारे पास 50 और माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 20 है। तो टाइम कितना है हमारे पास 5 सेकेंड। इनको माइनस करें तो 30 और टाइम जो है वो 5 सेकेंड। 30 को 5 और डिवाइड करें तो हमारे पास 6 एक्सेलरेशन जो है आंसर जो है 6 आ गया। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट्स है वो है
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन बी में देखते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डैश ऑफ पार्टिकल। प्रोजेक्टाइल मोशन पार्टिकल की किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है? इनिशियल वेलोसिटी पर प्रोजेक्टाइल मोशन 100% डिपेंडेंट होता है। मास, लॉन्च एंगल पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर एंगल 90 का हो तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, 45 का हो, लॉन्ग रेंज 30 का हो, उससे कम। एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पार्टिकल की मास पर डिपेंड नहीं करता है। मास चाहे 1 kg का हो या 2 kg का हो, तो मास पर डिपेंड नहीं करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 14, a horizontal line in displacement time graph represent। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात की गई है। अगर हम ग्राफ को ड्रा करें, यहाँ पर टाइम एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट जो है वाई एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो वेलोसिटी की बात हो रही होती है। यहाँ पे पूछा कि हॉरिजॉन्टल लाइन इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड, या बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है, यानी कि यहाँ पर अगर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, अगर 1 घंटा भी गुजर जाए तो बॉडी अगर रेस्ट में होगी तो ग्राफ इस तरह बनेगी। तो वक्त के गुजरने के साथ साथ यानी कि बॉडी उसी रेस्ट की हालत में होगी, टाइम गुजर रहा होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तो ग्राफ यही बनेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स एक्सेलरेशन ऑलवेज इज। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो उसकी एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगी? ज़ीरो, नॉन ज़ीरो, इनफाइनाइट, या नॉन ऑफ दिस। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो उसकी एक्सेलरेशन ऑलवेज नॉन ज़ीरो होगी, ज़ीरो नहीं होगी, ज़ीरो से ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट जी। तो आज का लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं। इफ़ वी अप्लाई 100 न्यूटन फोर्स ऑन 10 kg बॉक्स देन इट्स एक्सेलरेशन इज़। अगर हम 100 न्यूटन का फोर्स 10 kg के बॉक्स पर अप्लाई करें तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इससे पहले भी हम लोग एक्सेलरेशन के 2-3 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। उम्मीद आप लोग वीडियो को फास्ट करके इससे हल करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। तो ये आज का लास्ट एमसीक्यूज था। तो लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ऑल पर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच जाए। ये एमसीक्यूज की चैप्टर वाइज मैंने एक सीरीज़ शुरू की है। इसमें फोर्स एंड मोशन का फर्स्ट चैप्टर मैंने उठाया है। ये फोर्स एंड मोशन का 3rd वीडियो था। इसके बाद भी उम्मीद है इसी सीक्वेंस से हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।